गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट या नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो उसमें मैंने दो टॉपिक कवर कर दिए थे। एक तो ज्योग्राफी का मीनिंग, फिर ज्योग्राफी में कितने टाइप्स हैं, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। फिर हमने किया था कि किसने ज्योग्राफी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, भूगोल को एक विषय के रूप में किसने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं भौतिक भूगोल और उसके बारे में, और फिर आगे चर्चा करेंगे हम भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो आप लोग अपना पेज नंबर 5 खोल लीजिए अपनी बुक में। मैंने बताया था एनसीईआरटी की बुक लेनी है और कोई भी बुक तुमने नहीं लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही हमारा सारा सिलेबस आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से नंबर 5 पेज निकाल लीजिए। 5 पेज में है भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। यहाँ से हम शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान का मतलब ये है, मैंने तुम्हें कल बताया था, जो भी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी की हैं वो सब नेचर से संबंधित हैं। क्लियर? नेचर यानी जो प्रकृति ने हमें दिया। तो भौतिक भूगोल में जो सारी चीज़ें आती हैं वो प्रकृति ने हमें दिए, चाहे वो जल के रूप में समुद्र दिए, सागर दिए, झीलें दी, मृदा, वनस्पति, जैव विविधता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फोना एंड फ्लोरा जिसको आप बोलते हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पर्वत पठार, नदियाँ, मैदान, मौसम, है ना, ये सारी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं। तो ये सब मिलके प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक भूगोल का एक अंश बन जाता है। अब उसको और ज़्यादा ब्रीफ में करते हैं तो आगे उसने देखो ऊपर जियोइड लिखा होगा एक वर्ड। जियोइड का मतलब होता है भूआब, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से है, ऐसे, और ऊपर से चपटी, इस तरह से फूली हुई और ऊपर और नीचे से चपटी। कई लोग कहते हैं ये बॉल की तरह है या ये संतरे की तरह है ना, तो संतरा ज़्यादा ठीक है बॉल की बजाय, क्योंकि संतरा ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा होता है, वो बैठ जाता है, बॉल तो लुढ़क जाती है ना। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो भूआब है। तुम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो कि पृथ्वी का आकार भूआब है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है। इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी तो गोल है। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ग्लोब दिखाते हैं, लेकिन जब हायर लेवल पे आते हैं तो हम मानचित्र दिखाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ग्लोब पे सारे फीचर्स को नहीं दिखा सकते। अगर हमने ग्लोब पे दिल्ली देखना है ना, तो तुम्हें एक डॉट भी नहीं दिखेगी वहाँ। लेकिन वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया का नक्शा ले लें या इंडिया का नक्शा ले लें तो उसमें दिल्ली हमें क्लियर दिख जाएगा। जैसे मान लो इंडिया का नक्शा लें और उसमें मैं बोलूँ एपी ब्लॉक शालीमार बाग देखो, तो तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का नक्शा लेंगे तो उसमें एपी ब्लॉक शालीमार बाग दिखेगा। मैं आशा करती हूँ तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हमारी पृथ्वी का आकार जियोइड है, लेकिन ज्योग्राफी को पढ़ाने का जो बेस्ट उपकरण है ना, जिसमें सारे फीचर्स दिए होते हैं, वो मैप्स हैं। छोटे लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे ग्लोब दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने हैं। बच्चा या तो कॉन्टिनेंट्स देखेगा या ओशियंस देखेगा या कंट्रीज़ देखेगा या छोटे छोटे पर्वत पठार नदियाँ देखेगा, वो उसमें दिखते हैं। लेकिन जब हम बहुत डीप में जाके देखते हैं फीचर्स को, तो वो हमें सिर्फ मानचित्र पर दिखाई देते हैं। तो इसको पूरा अंडरलाइन कर लो। और मानचित्र पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी होती हैं, है ना, पैरेलल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स जिसको बोलते हो आप, वो भी होता है। तो ग्लोब पे भी ये रेखाएं होती हैं, लेकिन जब इसको हम मानचित्र पे फैलाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती हैं। ग्लोब पे इस तरह से कर्व्स लाइन होती हैं, क्योंकि ग्लोब गोल होता है और मानचित्र चपटा होता है।
अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे मैं पूछती हूँ, कई बच्चों को पता नहीं होगा कि जो मानचित्र है उसके दोनों तरफ प्रशांत महासागर होता है। कल मैंने तुम्हें बोला था महासागर लिखने हैं, तो प्रशांत महासागर दोनों तरफ होता है। मुझे लगता है 50% बच्चों को नहीं पता होगा कि प्रशांत महासागर दोनों तरफ क्यों होता है। उसका रीज़न बेटा ये है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। गोल होने के कारण जब हम उसको चपटे पेपर पे लाते हैं, जैसे ये गोल है, इधर प्रशांत महासागर है, जब हम इसको चपटे पे लाएंगे ना ऐसे, तो देखो दोनों तरफ प्रशांत महासागर आएगा। एक हिस्सा इस तरफ आएगा, एक हिस्सा इस तरफ आएगा। तो गोल आकृति होने के कारण ही, अब देखो जैसे मैप है, कोई भी मैप है, मान लो ये मेरे पास मैप है, ये देखो ये मैप है मेरे पास। अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ती हूँ, गोल करती हूँ, देखो ऐसे ये मिल गया, तो ये प्रशांत महासागर मिल गया ना। जब इसको मैं फैलाऊंगी तो ये दोनों तरफ आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार जियोइड है। क्लियर। अब चलते हैं भूगोल और सामाजिक विज्ञान। भूगोल में बहुत सारे विज्ञान हैं और वो सभी विज्ञान सामाजिक विज्ञान से जन्मे हैं। बल्कि कई भूगोल वेदा तो ये कहते हैं कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। अब कौन कौन से विज्ञान हैं, ये तुम्हारी बुक में पेज नंबर 6 पे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम नंबर 1.1। ये देखो, है ना, ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम देख के तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भूगोल में कितने विज्ञान होते हैं। जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वायु विज्ञान या वायुमंडल का विज्ञान, फिर भूविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जीव विज्ञान, पौधों का ज्ञान, और इसी हिसाब से देखो जीव विज्ञान आ गया, फिर भूविज्ञान आ गया, फिर आ गया आर्थिक विज्ञान, अर्थ संबंधी, फिर जनसंख्या को बताने वाला, फिर राजनीतिक विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान। ये सारे जितने भी विज्ञान हैं, ये सारे हमें ज्योग्राफी से ही मिलते हैं। जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे तुम देखोगे हर एक चैप्टर, कल भी मैंने बताया था, हर एक चैप्टर अपने आप में एक विज्ञान है। जैसे तुमने 10th में पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंडिया के बारे में पढ़ा तो फिज़िकल फीचर्स पढ़े, प्राकृतिक विज्ञान एक अलग से, कृषि पढ़ी तो कृषि विज्ञान, मृदा पढ़ी तो मृदा विज्ञान, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी तो वो वनस्पति विज्ञान, कौन कौन से उसमें पशु पक्षी हैं तो वो जीव विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से सारे विज्ञानों का जन्म भूगोल से ही हुआ है और ये विज्ञान फिर अलग अलग तरह से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड रूप में ज्योग्राफी को देखते हैं तो ये सारे विज्ञान उसमें एक साथ आते हैं। अब तुम 1.1 डायग्राम को अच्छे से देखो, उसमें देखो दिया है कि वो कौन सा विज्ञान है और उस विज्ञान से कौन सा भूगोल बना है। जब भी पीछे 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसमें ये चित्र भी बनाना पड़ता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप इसको देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो विज्ञान समझ में नहीं आता तुम कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, आई विल गिव यू द क्लियर आंसर। और अदरवाइज़ गूगल पे अगर तुम इसको डालते हो तो भी वो तुम्हें क्लियर आंसर दे देगा। अब चलते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की 2 शाखाएं हैं या 2 उपागम हैं जिसके हिसाब से हम भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। कभी भी हमने भूगोल को पढ़ना हो तो उसको 2 तरीक़ों से पढ़ते हैं। एक होती है सिस्टमैटिक अप्रोच और एक होती है रीजनल अप्रोच। देखो भूगोल की शाखाएं जहाँ लिखा है वहाँ 3rd लाइन से लिखा है कि प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए कुछ उपागम यानी अप्रोचेज होते हैं। फर्स्ट है विषय वस्तुगत क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरा है प्रादेशिक यानी रीजनल। सिस्टमैटिक का मतलब होता है सरल से कठिन की ओर। जैसे एक बच्चे को जब पढ़ाया जाएगा तो पहली क्लास में उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम बैठ के काव पे ऐसे लिखो, पहले उसको ABCD का खगा अनार ये सिखाया जाता है। फिर 2 डिजिट वर्ड, 3 डिजिट वर्ड, 4 डिजिट वर्ड, शॉर्ट सेंटेंस,
समझ रहे हो ना? ऐसे ही जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तुम अब तक पढ़ के आए हो 10th तक, तुमने देखा होगा शुरू के लेसन थोड़े इजी होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कठिन हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हमने बच्चे को ज्योग्राफी से जोड़ना है तो पहले उसको सरल इजी वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर उसको मुश्किल कंसेप्ट क्लियर होंगे। पहले से ही मुश्किल पढ़ा देंगे तो वो उन कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा। तो क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक रूप में पहले आसान आसान फिर मुश्किल। क्लियर? दूसरा है प्रादेशिक यानी रीजनल। जैसे मान लो हमने इंडिया के बारे में कुछ पता करना है या इंडिया के बारे में पढ़ाना है, भारत की ज्योग्राफी पढ़ानी है, तो उसमें या तो भारत इतना बड़ा है, भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़े भारत का अध्ययन करने के लिए हम उसको छोटे छोटे प्रदेशों में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, सेंट्रल भारत, केंद्रीय या मध्य भारत, ऐसे कर देते हैं ना। या हम और अलग तरह से पढ़ा सकते हैं, हमारे इतने सारे राज्य हैं, एक एक राज्य को ले लो और पढ़ाते चले जाओ। तो ये होती है रीजनल अप्रोच, यानी एक एक रीजन को लिया, उसको पढ़ाया, उसका तुलनात्मक कंपैरेटिव अध्ययन किया, तो बच्चों के दिमाग में या कोई भी पढ़ रहा हो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक है क्रमबद्ध भूगोल, एक है प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमैटिक अप्रोच, प्रादेशिक यानी रीजनल अप्रोच। ठीक है? अब इसमें देखो दो नाम आए हैं, एक नाम आया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और एक नाम आया है कार्ल रिटर। ये दोनों ही जो थे ये प्रादेशिक भूगोल को मानते थे, यानी इनका कहना था कि प्रादेशिक भूगोल के हिसाब से हम भूगोल का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो हर एक भूगोलवेता, जितने भी तुम इसमें नाम पढ़ोगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, 1 अंक वाले क्वेश्चन इस पे ज़्यादातर आते हैं। जैसे वो चॉइसेस दे देंगे तुम्हें और पूछेंगे कि प्रादेशिक भूगोल वाली विचारधारा को मानने वाला कोई एक भूगोलवेता का नाम दो, तो इसमें हमें दिया है हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। क्लियर? तो इस तरह से इनको अंडरलाइन करते चले जाओ, तभी मैं कहती हूँ ज्योग्राफी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें एंड में क्लियर हो जाते हैं। फिर देखो यहीं लिखा है प्रादेशिक जो उपागम है उसमें कैसे हम पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी को। जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो सारा इसमें क्लियर दिया हुआ है। 7 पेज पे ऊपर से तुम 7वीं लाइन से अगर अंडरलाइन करोगे और उसको पढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल रीजनल अप्रोच या प्रादेशिक उपागम समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में बताया है। बुक में थोड़ी जो हिंदी लैंग्वेज है वो बहुत टर्मोलॉजी उसकी थोड़ी मुश्किल है, एक कलिष्ठ हिंदी समझते हो ना जो मुश्किल वाली, वो है। लेकिन मैंने तुम्हें आसान शब्दों में बता दिया है, तो अगर क्वेश्चन आए तो तुम उसको लिख सकते हो अपनी भाषा में। और एक बात और याद रखो बच्चे, बुक में से पढ़ो और समझो, लेकिन आंसर तुम अपनी आसान भाषा में लिख सकते हो। यू विल गेट फुल मार्क्स, उसमें कहीं नंबर नहीं कटते हैं। हाँ, किसी ने कोई परिभाषा दी है तो वो तो कोटेड हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम समझ के अपनी भाषा में आंसर दे सकते हो। ज्योग्राफी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें अगर तुम अपनी भाषा में आंसर देते हो तो उसके नंबर कहीं कटते नहीं हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अपनी भाषा का मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चे वाली भाषा लिख दो, है ना, मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद जो लेफ़्ट आउट चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आज हमने क्या एक्टिविटी करनी है, कल मैंने बताया था एक मैप पे तुमने सभी महासागर और सभी महाद्वीप दिखाने हैं। अब वो महाद्वीप और महासागर अगर किसी को नहीं आते हैं तो बेटा देखो ये नक्शा दिया हुआ है, ठीक है। इस नक्शे में ध्यान से देखते जाओ। ये है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ये जहाँ इंडिया आ रहा है ये है एशिया, यूरोप,
ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रीनलैंड है। ये इस तरह से ये सारे महाद्वीप तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, तुम ध्यान से देख सकते हो इनको। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखो ये मैप है। इसके बाद हम चलते हैं महासागर, है ना। महासागर भी दिखाने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, ये देखो ये सबसे ऊपर ये वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी महासागर या आर्कटिक महासागर। दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, ये जो है ना ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये जो तुम्हें लास्ट में दिख रहा है ये अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो ये हो गया अंटार्कटिक महासागर। इधर और इधर प्रशांत महासागर, ये बीच में एस शेप है, एस शेप इस तरह से, ये है अंटार्कटिक, ये अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये वाला। और इंडिया के नीचे हिंद महासागर। तो 5 हो गए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हो गए और 7 कॉन्टिनेंट हो गए। उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। ये ग्रीनलैंड है जो हमेशा ही बर्फ़ से ढका रहता है। तो इस तरह से ये मैप बना के तुम अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हो। दूसरी एक्टिविटी क्या है? वो दूसरी एक्टिविटी ये है कि इंडिया का मैप लो और उसमें सारे राज्य और उनकी कैपिटल सिटीज़ को भरो। और रोज़ क्लास में अगर टीचर नहीं है कभी भी, तो क्लास में बैठ के 5 का ग्रुप बना लो। रोज़ 5-5 कैपिटल तुम्हें याद हो जाएंगी। उत्तर से करो, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, है ना। जैसे उत्तर से की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आज इनकी कर ली। फिर उत्तरांचल या उत्तराखंड, जो अब उत्तराखंड कहलाता है, वो हो गया। फिर इधर आ जाओ, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनकी कर ली। तो डेली 5-5 भी करोगे तो अब तक 10-15 राज्यों की तो तुम्हें आती होंगी। 10th पास की है तुमने, तो ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ज्योग्राफी की, कि बीइंग इंडियन सिटीज़न हमें इंडिया के सभी राज्य और राज्यों की राजधानियाँ आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब तुम इस लेसन को ध्यान से पढ़ो वर्ड टू वर्ड एंड सेंड मी योर प्रॉब्लम्स। यानी जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ, देखो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मुस्कुराते रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो। पढ़ाई तुमने करनी है, किसी और ने नहीं करनी है। तो पढ़ते रहो और मस्त रहो। बाय।